अस्सलाम वालेकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज, हर इशू पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम के। हम पहुँचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक। अवामी मसाइल की बात होगी, अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म दास्तान, शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल, खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन इस सबसे पहले नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। अदालत का आज और कल 2 दिन में समाअत मुकम्मल करने का इंदिया। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि हमारी सीटें हमें ही मिलेंगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारे 46 उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करने का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी किया हुआ है। पीटीआई ने 4 सूबों में लिस्टें जमा करवाई थी। पीटीआई रहनुमा काबिल शोजब ने कहा कि हमसे बल्ले का निशान भी छीन लिया गया है, अवाम जमहूरियत के लिए खड़े हैं। मौलाना फजल रहमान इस वक्त कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। डिवीजन लेवल पर होती है तो उसमें ब्रिगेडियर बैठता है, ये जब सूबे के लेवल पर होती है तो उसमें कोर कमांडर बैठता है, और जब विफाक की सतह पर होती है तो उसमें आर्मी चीफ बैठा होता है। आप बताएं कि जहाँ किसी इजलास में वर्दी वाला मौजूद होगा वहाँ फैसले वर्दी करेगा या बाकी लोग करेंगे? जिम्मेदारी हमारे ऊपर डालते हैं। बड़ी खुशी से शहबाज शरीफ से जिम्मेदारी हमारे ऊपर डालते हैं, बड़ी खुशी से शहबाज शरीफ से जिम्मेदारी कबूल करेगा। लेकिन हर चंद के है नहीं है, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है, बस कुर्सी पे बैठा हुआ है, एक आईनी कुर्सी संभाली हुई है, सो उसी पे खुश रहे। इन हालात से हम गुजर रहे हैं और इसी हवाले से मुशावरत का एक अमल, मैं इस्लामाबाद में होता हूँ, कभी दोस्तों के साथ, सियासी जमातों के साथ राब्ते में रहता हूँ, मुलाकातें रहती हैं, हालात पर हम तबसरा करते हैं और यकीनन हमें एक कौमी जज्बे के साथ, एक नई सोच के साथ हमें एक नई मंजिल मुतय्यन करनी होगी जो इस मुल्क की बका और इस मुल्क के इस्तेहकाम की ज़ामिन हो और आइन पर अमल हो, जमहूरी निज़ाम मुस्तहकम हो। जमहूरियत अपना मुकदमा हार चुका है, पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुका है और उनके ख़िलाफ़ बगावतें, उनके ख़िलाफ़ मुसल्लह तंजीमें वो अपना मौक़िफ़ तस्लीम करा रही हैं। यहाँ तक हमें किसने पहुँचाया, इसका कौन ज़िम्मेदार है? इन्हीं बेइतदारियों ने। जब हम आइन पे अमल नहीं करेंगे, आइन एक मिसाक़ मिल्ली है, जब मिसाक़ मिल्ली बीच में नहीं रहेगा तो फिर आवाम का इस रियासत के साथ जो कमिटमेंट है उसका कोई ज़मानत नहीं है। ये आइन हमारा ज़मानत है। तो इस हवाले से आज जो मजलिस हुई है, मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने तमाम दोस्तों का, तशरीफ़ लाए, हमने दोपहर इकट्ठी गुजारी, बड़ी लंबी बातचीत होती रही है और ये सिलसिला इंशाअल्लाह अज़ीज़ जारी रहेगा। और हमारे साथ नहीं सर, जो आपने बात की वो काफ़ी है सर। अच्छा मौलाना साहब, ये बताएं कि आप ये जो खदशात है ये हमेशा जो है पोजीशन जमातें क्यों सामने लाती हैं, जब आपके साथ जो तमाम जमातें ये इक़्तिदार में भी रही हैं, खुशहाल खान की जमात नहीं है लेकिन दूसरों की सबकी जमातें इक़्तिदार में रही है, वहाँ पर जाकर तरजीहात क्यों चेंज हो जाती हैं? वहाँ पर ये मौक़िफ़ नहीं हमें दिखाई देता, ये सख्त मौक़िफ़ है या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, वहाँ पर सारे इकट्ठे होती है। इसी इलेक्शन से पहले ये सवाल जो नवाज शरीफ साहब आ जाए उनसे पूछ लें, शहबाज शरीफ साहब आए उनसे पूछें। ये बात तो मुझसे पूछने का है ही नहीं, मैं तो उनको छोड़ के आया हूँ जी।
या वो मुझे छोड़ के चले गए। मौलाना साहब, जनाब। सवाल ज़ाहिर आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के पॉलिटिशियन हैं, लेकिन मैं बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पूछूंगा और आपकी जमात से मुतल्लिक पूछूंगा। माजी में हमने देखा उलमा साहिबान जो है असम्बली पहुँचते थे, इस मरतबा कोई 12-13-62 शख्सियात जो है वो पहुँचे हैं, तो कहीं उलमा साहिबान के हाथ से पार्टी तो नहीं निकल रही। सेकंड, ये जो आपके साथ बैठे हुए नेशनलिस्ट जो लीडर्स हैं, आपके नरेटिव और उनके नरेटिव में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, पर्टिकुलरली मैं अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कहूँगा। तो क्या एग्री हो गए? ये तो बड़े क्रिटिकल है तालिबान के, और आपके अच्छे दोस्त हैं। 2 सवाल हैं जी, बड़े अच्छे सवालात हैं और ये सवालात रहेंगे और उसके बावजूद दुनिया चलती रहेगी। दुनिया चलती रहेगी। देखिए, जहाँ तक जमीयत उलमा इस्लाम का ताल्लुक़ है, जमीयत उलमा इस्लाम बज़ाहिर तो ठीक है, उलमा का लफ्ज़ उसमें मौजूद है, लेकिन ये पाकिस्तान के अवाम की जमात है और उसको हमने सिर्फ उलमा के सर्कल तक महदूद नहीं रखा, इसको हमने किसी मसलक तक महदूद नहीं रखा, एक मकतब फ़िक्र तक हमने इसको महदूद नहीं रखा, इसको मुल्क के अवाम की जमात बनाया है। और आज जो मंज़र आपको नज़र आ रहा है, ये तो ठीक है, बताएं जो नक्शा आया है, आपका सवाल बिल्कुल जचता है इस हवाले से, लेकिन अगर एक गैर आलिम दीन भी हमारी टिकट पर कामयाब होगा, हम उसको भी वही एहतराम देंगे जो अगर हम एक अपने आलिम दीन को देते हैं। जब हमने जमात को इतना फैलाया है और आज वो लोग जमीयत में आए हैं और उन्हें ये नहीं देखा कि मैं मौलवी साहब की पार्टी में जा रहा हूँ, नवाब है, सरदार है, जो भी है और जमीयत में आ रहा है, तो हम खुशामदीद कहते हैं और हमने उनको खुशामदीद कहा है। और आज अगर उन्होंने अपने हलकों में इलेक्शन जीता है तो इस तफरीक में हम जमीयत को मुब्तला नहीं करेंगे कि ये उलमा विंग है और ये सरदारान विंग है, ये नवाबान विंग है। ये पाकिस्तान के अवाम की जमात है। जहाँ तक है कौम परस्त जमातों की बात है, हम सियासी लोग हैं, हम बहुत सी इशूज़ पे इख्तलाफ करेंगे, उनका अपना नुक़्ता नज़र होगा, हमारा अपना नुक़्ता नज़र होगा, उनका अपना तज़िया होगा, हमारा अपना तज़िया होगा, लेकिन हम एक छत के नीचे रहने वाले लोग। जिस तरह हिंदुस्तान तकसीम हुआ, हिंदुस्तान तकसीम होने के बाद जो लोग यहाँ रह गए, उन्होंने हर चंद के तकसीम के फ़लसफ़े से इख्तलाफ किया था, लेकिन फिर एक ही छत के नीचे उन्होंने इस मुल्क को बनाने के लिए किरदार अदा किया। फिर बंगाल हमसे टूट गया, फिर उसके बाद हम यहाँ आधे रह गए, फिर जो इस छत के नीचे थे उन्होंने फिर इस मुल्क को मुस्तहकम बनाने के लिए काम शुरू किया। तो हम आज भी वो लोग हैं कि जिनका मुस्तक़बिल एक है, जिनका आने वाला मुस्तक़बिल में छत एक है। एक मुल्क पाकिस्तान में एक छत के नीचे हम रहना चाहते हैं, हम इस छत को तोड़ना नहीं चाहते। तो मुल्क एक है, उस पर इत्तेफाक है। अगर कुछ शिकों पर हमारा इख्तिलाफ राय हो जाता है तो क्या हमें ज़िंदगी भर भी इख्तिलाफ है? वो भी ज़िंदा रहना चाहते हैं, हम भी ज़िंदा रहना चाहते हैं। बीमार हो गया तो वो भी सेहतमंद होना चाहता है, हम भी सेहतमंद होना चाहते हैं। इससे कौन इनकार कर सकते हैं? भूख लग जाती है तो वो भी खाना के मोहताज है, हम भी खाने के मोहताज हैं। प्यास लग जाए तो वो भी पीने के मोहताज है, हम भी पीने के मोहताज हैं। तो इतने मुश्तरकात के बावजूद आपको सिर्फ वो नुकात नज़र आ गए जिस पर हमारे कोई इख्तिलाफ है। अच्छा मौलाना साहब, ये मरकज़ के सतह पर भी एक इस तरह का इत्तेहाद बना हुआ है। मौलाना साहब काफ़ी अरसे के बाद आए, सवाल ज़रा सुनिए। मरकज़ की सतह पर भी एक इत्तेहाद कायम है, वो भी कमोबेश इसी पैटर्न पर है कि हम आइन की बालादस्ती, पार्लियामेंट की और सिविल सुपरमेसी के लिए लड़ रहे हैं। क्या ये इत्तेहाद उस इत्तेहाद के साथ किसी किस्म के राब्ते में है? क्या आपकी पर्टिकुलरली आपकी जो है उनके साथ राब्ते भी हैं, मुलाकातें भी हुई हैं? आपकी जमात के हद तक उनके साथ मिला जाएगा या कोई इम्कान ही मौजूद नहीं है इस इत्तेहाद का या आपके वहाँ जाने का? मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, लेकिन इस एहसास के साथ नहीं कि मैं खुदा न खास्ता उन पर कोई तनकीद कर रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि जिस तरह आज हम इकट्ठे हैं या इससे पहले अमल खान आए थे तो उनके साथ एक मुशावरत हुई। अगर इसी तरह की मुशावरत उस इत्तेहाद के बनने से पहले हो जाती तो शायद सूरत हाल ज़रा उससे कुछ मुख्तलिफ होती है, लेकिन उन्होंने एक इत्तेहाद कर लिया है तो हम इत्तेहाद को तो मुखालफत नहीं कर रहे हैं, ठीक है कर लिया है, लेकिन फिर भी राब्तों का सिलसिला उनके साथ भी बरकरार है। बातें चलती रहती हैं, कभी वो तशरीफ़ ले आए, कभी हम मिल लिए, कभी पार्लियामेंट में मिल लिए। तो ये सियासी लोगों की बाहमी जो मुशावरत है ये सिलसिला चलना चाहिए
اور اگر انہوں نے ایک اتحاد بنا لیا ہے تو اس کے احترام کے ساتھ ساتھ سوچ پر تو کوئی پابندی نہیں ہے. سوچ تو سب سیاسی لوگوں کی ہوگی اور چلتی رہے گی اور انشاءاللہ العزیز اس کے بہتر نتائج آئیں گے. ہم اس اتحاد کو بھی کوئی منفی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں, لیکن اگر مشاورت اس پر ہو جاتی تو شاید اس کا نقشہ کچھ اور ہوتا. مولانا صاحب, چمن میں ہزاروں لوگ 8 مہینے سے احتجاج میں پرلط بیٹھا ہوا ہے, اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا ہے. گورنمنٹ ان کے مطالبات مان نہیں رہی ہے, سیاسی قیادت جاتی ہے, تقریریں کرتی واپس چلی جاتی ہے, کوئی اس کا مستقبل. اسی لیے میں جاتا نہیں ہوں. دیکھیے, جہاں تک پرلط کا تعلق ہے, یہ سرحدی سرحد پر بسنے والے لوگ, یہ صرف چمن میں نہیں ہے, یہ پورے اس پاک افغان بارڈر کے اوپر باجوڑ تک جائیں, ہر جگہ یہ صورتحال ہے. اور جہاں بھی دنیا میں دو ملکوں کے سرحدات ملتے ہیں, اور ان سرحدات پر آبادیاں جو ہوتی ہیں ان کو کچھ خصوصی مراعات حاصل ہوتی ہیں تاکہ وہ اپنے روزگار تو کریں. آج 9 مہینے سے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں اس قوت کو جو 1000 بار کہے کہ میں ریاست کا محافظ ہوں اور ریاست کے لیے میرا سب کچھ قربان, لیکن میں آج ان لوگوں کی اس حالت کو دیکھ کر ریاست کے ان اداروں کو شقی القلب کے نام سے پکاروں گا. وہ کوئی رحم دل لوگ نہیں ہیں. کہتے ہیں ملک پر رحم کر رہے ہیں, ملک پر رحم تب نظر آئے گا جب آپ ملک کے اور ریاست کے لوگوں پر رحم کریں گے. آج ان کے پاس متبادل روزگار نہیں ہے, آپ نے ان پر پابندیاں لگا دی ہیں. وہ دن میں جو بچوں کے لیے کماتے تھے وہ نہیں ہیں. آج ان کے گھروں کی خواتین نے اپنے زیورات بیچ دیے ہیں, اپنی بالیاں بیچ دی ہیں انہوں نے, اور اس سے وہ صبح شام کے کھانے کی فکر مند ہیں. وہ ختم ہو گئے ہیں. تو اب گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بیچ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے تو ہمارے کوئی شام کی روٹی کا انتظام ہو سکے. کیا اپنی آبادی کے لوگوں کے ساتھ یہ رویہ, یہ شقاوت قلب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لہٰذا ریاست بے رحم ہو چکی ہے, ان کے رویے بے رحم ہو چکے ہیں. وہ اپنے عوام کو پتہ نہیں کیا دشمن عوام سمجھتے ہیں, اور وہ دشمن کے ساتھ جو رویہ رکھا جاتا ہے وہ آج ہمارے اس پرلط کے لوگوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے. اس کا حل ہے, نکالا گیا ہے, لیکن بات چیت ماننے کے باوجود یہ اس پر عمل نہیں کر رہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مولانا صاحب, میرے بھی 2 سوال ہے. ایک یہ ہے کہ آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے, عزم استحکام, یہ آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ کس کی ایما پر کیا جا رہا ہے؟ دوسرا سوال, آپ سیاست اور بالخصوص الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ پر اعتراض لگا رہے ہیں کہ وہ ان کی مداخلت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو پایا ہے. تو آپ کے نشست میں بیٹھے ہوئے آپ کے پاس خوشحال خان کی جماعت کا سب سے اہم اعتراض یہ ہے کہ ان کی نشست آپ کی پارٹی کو دی گئی ہے. تو اس حوالے سے آپ کی پارٹی کا کیا ہوگا؟ یہ چھوٹا سوال ہے, اس کو چھوڑو, چلتے رہتے ہیں بات. اچھا, میں آپ سے عرض کروں, ایک بات عرض کروں, آپ لوگ سارے نوجوان ہیں, تمام جنرلسٹ, کیوں آپ توڑنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں, جوڑنے میں کم؟ خبر ہوتی ہے نہیں, خبر تو ہم ویسی اس کو سوچیں. تھوڑا سا چینج کرنے کا ایسا ہے جی. میں آپ سے گزارش, چلو آپ اپنا رائے دیں. ہم آپ کے اس فورم کو قومی سطح کی سوچ پہ لے جانا چاہتے ہیں. آپ نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہم نے ریت گننا ہے جی, قومی سطح کی نشست جو ہے ان سے لی گئی ہے آپ کی جی. پارٹی. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو ان کا اعتراض ہے آپ کے ساتھ. آپ کا اعتراض ہے, ان کا نہیں ہے. اچھا, کوئی اعتراض, ان کا کوئی اعتراض سامنے نہیں یہ ہے. آج کہہ دیں ان کو اعتراض نہیں تو آپ بتا دیں. تو آپ کو کیا شوق ہے کہ ایک لوگ اتحاد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور تمہیں کس نے بھیجا ہے کہ اس کو سفوتاش کرنے کے لیے سوالات کرو؟ ہم بھی 80-40 سال میں نے سیاست میں گزارے ہیں. جب صحافی منہ سے سوال نکالتا ہے تو مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ سوال کہاں سے آیا ہے. ہاں, میں بھی آپ کا باپ ہوں اس بات. مولانا صاحب, جس اسٹیبلشمنٹ پہ آپ تنقید کر رہے ہیں, ماضی میں جب یہ لوگ اقتدار میں آئے تو ہماری سیاسی پارٹیوں نے مٹھائیاں بانٹی ہیں, ان کو ہار پہنائے ہیں. وہ اس ٹائم غلط تھے یا آج آپ لوگ غلط ہیں؟ نہیں, یہ آپ ان سے پوچھیں کہ اس وقت انہوں نے سیاستدانوں کو گلے کیوں لگایا اور آج کیوں گلے لگایا. سیاستدانوں نے ان کو گلے لگایا؟ نہیں, سیاستدان نے کبھی گلے نہیں لگایا. سیاستدانوں کو ایک طبقہ مت سمجھو. وہ ہوتے سیاستدان, کہلاتے سیاستدان ہیں
لیکن ان کی جو سیاسی تاریخ ہوتی ہے، جو سیاسی روش ہوتی ہے، جو سیاسی فکر ہوتا ہے، جو زاویہ نظر ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے غلامانہ ہوتا ہے. اور اگر ہمارے موقف کے مطابق کوئی بات سامنے آتی ہے، چاہے وہ جنرل کرے، چاہے وہ بیوروکریٹ کرے، چاہے وہ سیاستدان کرے، ہم اس کو قبول کریں گے. لیکن اگر مخالفت میں بھی ناجائز بات ہو اور پھر بھی ہم قبول کریں تو پھر آپ اس بات کر سکتے ہیں. مولانا صاحب نے کہا قومی سطح پہ مجموعی طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ اور دوسرا اتحاد اپوزیشن کے دونوں اسٹینڈ یہ لے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اعتراضات دونوں کے ملے جلے ہیں، آپ خواہش رکھتے ہیں کہ قومی سطح پر اکٹھا ہونا ہوگا؟ بالکل ہماری خواہش ہے کہ ہم بڑے سنجیدہ انداز کے ساتھ ملک میں ایک وحدت کا تصور پیش کریں. ایسے نہیں کہ آج ہم اپنے معروضی ضرورت کے لیے اکٹھے ہوں اور جب وہ مقصد حاصل ہو جائے تو پھر ہم زرداری اور شہباز شریف بن جائیں. ہمیں پھر کھڑے رہنا چاہیے تا وقتے کہ ہم آئین کی بالادستی سب کو منوا نہ لیں. تو یہ اتحاد اگر بنتے ہیں، بننا اچھی بات ہے، لیکن ان کا سفر پورے باہمی اعتماد کے ساتھ ہونا چاہیے، منزل تک کے عزم کے ساتھ ہونا چاہیے. راستے میں تحریک چھوڑ دینا یہ مناسب بات نہیں ہے. تحریک یہ کوئی سمندر میں بڑا پتھر پھینک کے ایک دھماکہ خیز بھونچال کھڑا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ لہروں کا نام ہے. وہ چلتی ہیں، مد و جزر کا شکار ہوتی ہیں، نشیب و فراز کا شکار ہوتی ہے اور بالآخر ساحل پہ جا کر دم دیتی ہے. یہ بتائیے کہ جیسا بات گشت ہو رہے ہیں بلوچستان حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے، اس کو جمعیت کے اقتدار کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ خبر آپ کی ایک فیک آئی ڈی سے لی گئی ہے، تو آپ سمجھ لیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک فیک آئی ڈی سے یہ خبر چلی ہے تاکہ آپ ہمیں پریشان کریں، بس اور کیا ہے. کوئٹہ میں سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہر شعبے میں اپنی بالادستی ختم کرنا ہوگی. مزید یہ کہا گیا کہ شہباز شریف وزیر اعظم نہیں صرف کرسی پر بیٹھ کر خوش ہیں. ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ صرف ایک آئینی عہدہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. جمہوریت اور پارلیمنٹ اپنا مقدمہ ہار چکے ہیں. سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس کی سماعت جاری ہے. چیف جسٹس نے ریمارک سے کہ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کوئی مسئلہ نہیں، ہر چیز قانون کی بنیاد پر ہوتی ہے. بظاہر قانون کی زبان بڑی واضح ہے، ہر سیاسی جماعت کی اپنی منزل ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ سماعت کر رہا ہے. عدالت نے آج یا کل 2 دن میں سماعت مکمل کرنے کا اندیا دے دیا ہے. آپ کو بتاتے چلے قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے یہ ریمارکس جو کہ سامنے آئے. سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس کی سماعت جاری ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کوئی مسئلہ نہیں، ہر چیز قانون کی بنیاد پر ہوتی ہے. بظاہر قانون کی زبان بڑی واضح ہے، ہر سیاسی جماعت کی اپنی منزل ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ سماعت کر رہا ہے. عدالت نے آج یا کل 2 دن میں سماعت مکمل کرنے کا اندیا دے دیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے وفاقی حکومت سے معاملات طے پا گئے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان آج ملاقات کا امکان ہے. بلاول بھٹو نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا. بلاول بھٹو پارٹی کو اعتماد میں لیں گے. بلاول بھٹو اور وزیر اعظم کے درمیان ملاقات کے بعد تحریری معاہدہ میڈیا میں پیش کر دیا جائے گا. بتائیں کہ بلاول بھٹو نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں نمائندہ خصوصی طارق عزیز سے. طارق عزیز، بتائیے گا جو تحریری معاہدہ ہے وہ میڈیا میں پیش کر دیا جائے گا، اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، کل ان کی جو میٹنگز تھیں جو فائنل ہو گئی ہیں، آج اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ملاقات متوقع ہے.
जिसमें कल होने वाले मुज़ाकरात को हतमी शक्ल दी जाएगी और इसकी फ़ाइनल मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट का कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया है। पार्लिमानी पार्टी में होने वाले मुआहदे को एतमाद में लिया जाएगा। जो मुस्लिम लीग नून वफाकी हुकूमत के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुआहदा है, बिलावल भुट्टो जो है उसको जो है पार्लिमानी पार्टी में अपने उनके अरकान कौमी असम्बली के सामने रखेंगे और वहाँ पार्लिमानी पार्टी मंजूरी के बाद जो है इसको हतमी शक्ल देकर फिर इसका ऐलान किया जाएगा। उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है कौमी असम्बली से कल खिताब भी करेंगे। उनका कौमी असम्बली से इजलास खिताब आज था, लेकिन उन्होंने इजलास मौखर कर दिया है। अपने खिताब से पहले वो अपनी पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लेंगे और वो उसके बाद खिताब करेंगे, जिसके बाद जो है हतमी जो है ऐलान कर दिया जाएगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान जो मुआहदा तय पाया है उसमें पंजाब बिलखसूस जो पावर शेयरिंग तय की गई है उसके मुताबिक 5 ज़िला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिमांड की थी, उनके 5 के 5 ज़िला उनको दे दिए गए हैं, जहाँ के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ामिया जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिकमेंडेशन पर लगेगी। इन ज़िला में मुल्तान है, रहीम खां है, बहावलपुर है, राजनपुर है, मुजफ्फरगढ़ है, ये 5 दे दिए गए। इसके अलावा मुआहदे में ये बात शामिल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो मुतालबा रखा था कि 6 महीने के अंदर लोकल पार्टीज़ का इलेक्शन होगा, वो भी मुस्लिम लीग नून ने वफाकी हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि पंजाब में जो है 6 माह में बल्दियाती इलेक्शन करा दिए जाएंगे। तो आज इस सिलसिले में हतमी मुलाकात इम्कान है कि वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है गुजरांवाले में है, शाम को पहुँचेंगे और शहबाज साहब से उनकी मुलाकात होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। ख्वाजा इजहारुल हसन इस वक्त कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। इतना मौका मौजूद हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि कौमी असम्बली का अब से कुछ देर पहले इजलास से जारी था, अभी भी जारी है, जहाँ पर ख्वाजा इजहारुल हसन इज़हार ख्याल कर रहे हैं। आपको बराह रास्त ये चलते हैं। जो लिस्ट कमिश्नर रेट है, जो लिस्ट कमिश्नर रेट है, मैं पढ़ नहीं रहा, मार्केट में कहीं पे भी उससे 100-150 रुपए किलो से कम कोई अशिया खुर्दनोश नहीं है। ठीक है, इन दी एंड बस ये आखिरी पॉइंट बस सर, अब कराची का सिर्फ 2 मसले बताने हैं मुझे, फिर सोल्यूशन भी बजट का मेरे ज़हन में जो है वो मैं देना चाहता हूं। लिख के दे देना फाइनेंस मैं नहीं अभी बस अब इतना नहीं होता ना, अब आगे ये स्टॉप वॉच चल रही है। आप देख शेर पढ़ ले 14 मिनट हो गए। ये ख्वाजा साहब का माइक खोले। ख्वाजा साहब प्लीज 30 सेकेंड्स। मूसा गिलानी साहब ने जुनूबी पंजाब की बात की, मैं कराची में बात कर रहा था तो मुझे फिर जुनूबी पंजाब याद आ गया। मैं बिल्कुल मूसा गिलानी साहब आपके मौक़िफ़ की 100% सपोर्ट करते हैं। जुनूबी पंजाब सूबा बनना चाहिए और पाकिस्तान में और भी सूबे बनने चाहिए। कराची का सिर्फ आखिरी कराची का इशू शुक्रिया इजहार साहब, बस हो गया। भाई मेंबरान से गुजारिश है कि अपनी तकरीर लिया करें, बाद 8 मिनट से ज्यादा हर स्पीकर को देंगे। तकरीर पार्टी लिस्टें दी हुई हैं जो कि हमने कल वाइंड अप स्पीच है फाइनेंस मिनिस्टर की और उससे पहले सबने बोलना है। ये SCI की लिस्ट पड़ी है, PMLN की लिस्ट पड़ी है, स्पीच है फाइनेंस मिनिस्टर की और उससे पहले सबने बोलना है। ये SCI की लिस्ट पड़ी है, PMLN की लिस्ट पड़ी है। तो ये काइंडली हमें ये प्रेशर है कि सबको मौका मिले। शुक्रिया जुमानी साहिबा, बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब शेर पढ़ेंगे। ख्वाजा साहब जी, ख्वाजा साहब का माइक खोलें। अच्छा, ये अशार इस पाकिस्तान के ऐवान के और तमाम खास तौर पे पॉलिटिकल पार्टी शेर पढ़ें प्लीज, शेर पढ़ें। लीडर वफा के खूगर वफा करेंगे, वफा के खूगर वफा करेंगे, ये तय हुआ था। वतन की खातिर जिए मरेंगे। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे।
वेलकम बैक। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट ने केस की समाअत की। बताएं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी है या नहीं मिलनी, इस हवाले से फैसला किया जाएगा और समाअत को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। सईद बलोच हमारे साथ मौजूद है, नियो न्यूज़ के नुमाइंदे सईद बलोच से हम जानते हैं। सईद बलोच, बताएगा, कहा गया कि कल तक समाअत को मुकम्मल कर लिया जाएगा या 1-2 दिन लगेंगे, तो कल तक के लिए मुलतवी की है, क्या लगता है कल तक मुकम्मल हो जाएगी समाअत? जी बिल्कुल, कल तक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत मुकम्मल होने का इम्कान है, क्योंकि आज जो समाअत हुई है उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकला की जानिब से और कमल शोजब के वकील सलमान अकरम राजा की जानिब से अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए गए हैं। अब कल इलेक्शन कमीशन के वकील और दीगर जो सियासी जमातें हैं उनके वकला अदालत के सामने दलाइल देंगे और कल इम्कान यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस को मुकम्मल कर लेगी, क्योंकि जो काज लिस्ट सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी की गई थी उसके मुताबिक फुल कोर्ट 24 और 25 जून के लिए तश्कील दी गई है। आज जो दलाइल हुए हैं उसमें ज़ाहिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं वो अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रहे हैं और सामने ये नुक्ता भी उठाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक फैसले का इलेक्शन कमीशन की जानिब से उसकी ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद बलोच, आपने तफसीलन हमें समाअत का हवाल बताया। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, कहीं मत जाइएगा। और मौसम के हवाले से बात करते हैं तो मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होने में चंद रोज बाकी हैं। इस साल 35% ज़ायद बारिशों का इम्कान है। सैलाबी सूरत हाल में जानी और माली नुकसान से बचाव के लिए कितने फीसद इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, ये हम जानते हैं। न्यू न्यूज़ की नुमाइंदा इकरा लियाकत जो कि इस वक्त DGPDMA इरफान अली काठिया के साथ ही मौजूद हैं। इकरा, बताइएगा क्या कहना है DG का? बात की जाए हालिया मानसून बारिशों की, तो इस साल जो है PDMA की जानिब से एक अलर्ट जारी की गई है जिसमें ये बताया गया है कि पिछले सालों की निस्बत इस साल 35% बारिशें ज़्यादा होने का इम्कान है। इस हवाले से PDMA हुकूमत के साथ मिलकर क्या इक़दाम कर रहे हैं, मेरे साथ DG PDMA मौजूद हैं इरफान अली काठिया साहब, उनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा। मानसून का आगाज़ वो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका और 1 जुलाई से ऑनवर्ड्स बारिशें स्टार्ट होने जा रही हैं और इससे जो एक पॉजिटिव चीज़ है वो जो एक परसिस्टेंट हीट वेव थी और गर्मी का सामना था पूरे मुल्क को, वो ख़त्म होगा इंशाल्लाह। और दूसरा फिर ये कि जुलाई की भी जो रेंज हैं वो 20 से 70 mm की प्रेडिक्शन है। पहला और आखिरी हफ्ता उसमें ज़्यादा बारिश होगी, दरमियान में माइल्ड बारिश होगी। तो इन तमाम बारिशों के इन हालात से निमटने के लिए तमाम फील्ड फॉर्मेशन से नेसेसरी कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंसेस और बाकी तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। इस वक्त मेरे साथ DG PDMA इरफान अली काठिया साहब मौजूद थे। उनका ये कहना था कि पिछले सालों के निस्बत इस साल बेहतर इंतजामात किए गए हैं ताकि जानी और माली नुकसान से सैलाब की सूरत हाल में बचा जा सके। ठीक है इकरा लियाकत, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। आगाज में बात करें, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू है। गुडाब, गुलशर मेमार, बहरिया टाउन समेत मुल्हिका इलाकों में बारिश। बताते चलें कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम खुशगवार हो गया और बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। गुडाब, गुलशर मेमार, बहरिया टाउन और मुल्हिका इलाकों में बारिश होना शुरू हो चुकी है। पंजाब में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल जारी। यंग डॉक्टर्स ने सरकारी अस्पतालों की OPD सर्विसेज में काम बंद कर रखा हुआ है। हुकूमत ने आज डॉक्टर्स को काम पर आने की डेडलाइन दे दी थी, लेकिन मुजाहिरीन मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है। यंग डॉक्टर्स ने सरकारी अस्पतालों की OPDs में काम बंद कर रखा है। इस हवाले से बात करते हैं मोहसिन अलवी से। मोहसिन अलवी, बताइएगा, डेडलाइन दी गई है आज तक की, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से पंजाब के मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर हड़ताल का सिलसिला जारी है। लाहौर के तमाम बड़े सरकारी अस्पतालों, छोटे अस्पतालों और पंजाब के दीगर DHQ, THQ समेत दीगर अस्पतालों के अंदर जो है YDA की जानिब से OPD सर्विसेज को मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है। इसी हवाले से बात करेंगे, डॉक्टर अदील कुरैशी YDA के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं।
اس میں بالکل ڈیڈ لائن تھی آج کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ نا آپ دیکھیں پنجاب میں ڈاکٹرز خود سے کوئی بھی بندہ اس انسیکیور جو ماحول ہے اس میں کام ہی نہیں کرنا چاہتا. ہم لوگوں نے آواز اٹھائی ساہیوال کے ایشو پہ. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو غریب عوام کے بچے وہاں پہ بیچارے ہاسپٹل میں آگ میں جھلس کے مرے، ان کی ایک پراپر شفاف انکوائری ہو اور جو ذمہ داران ہیں اس کو ان کی سزا ملے. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اسی ہڑتال کے اندر آپ وعدہ کریں کہ ڈاکٹر ایک بیڈ پہ ایک مریض ہوگا. یہ جو ہڑتالیں ہیں ہم لوگ نہیں چاہتے کہ یہ ہڑتالیں ہوں. بیٹھیں، بالکل مذاکرات نہیں ہو رہے. ان کو چاہیے کہ یہ بیٹھیں، بات کریں، ہماری سنیں، اپنی سنائیں اور اس کے بعد جو ہے عوام کے لیے آسانی تھے. ابھی تک کسی بھی سطح کے اوپر مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی ہڑتال کو جاری رکھیں. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. یہاں پر عوام سے بات کریں گے. ڈاکٹر نہیں بیٹھا کوئی. پنجاب میں ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال کے باعث ادھر چل جاؤ، بسیں خراب ہی کر رہے ہیں. صبح کے کھڑے ہیں، پہلے پرچی میں ٹائم لگ گیا، اب ڈاکٹر نہیں بیٹھا. اپیل یہی کرتے ہیں کہ ہماری پریشانی دور کی جائے. ٹانکے بچی کے کھلوانے کدی ادھر جائے کدی ادھر جائیں. یہ پرچی نہیں پرچی بنواتے ڈاکٹر سے نیچے کروا رہے ہیں. ڈاکٹر بیٹھے کوئی نہیں ہے. چیک اپ کے لیے آئے ہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں مل رہا، کوئی پرچی بنوانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسے ہی صورتحال ہے، رش پڑا ہوا ہے، ڈاکٹر کوئی مل نہیں رہا. اگر ڈاکٹرز کو کوئی مسئلہ ہے تو اس کو بیٹھ کے حل کریں، اپنے سینئرز کو بھیجیں کسی میں جو آپ کا ہیلتھ منسٹر ہے اس کے پاس، نہ کہ لوگوں کو تنگ کریں. میڈیسن کی بہت زیادہ پرابلم ہے، ٹیسٹ کروانے ہیں اس کی اتنی بڑی پرابلم ہے. ٹیسٹ باہر سے لکھ کے دے رہے ہیں اور اویلیبل نہیں ہے اسٹاف. کوئی کافی زیادہ پرابلم، مشین خراب ہے. حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ٹیبل پہ آئیں، بات کریں، ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ہمیں غریب مریضوں کا بہت احساس ہے. ڈاکٹر صاحب جو ہے احتجاج کر رہے ہیں تو یہ غریب عوام جو ادھر آ رہی ہے ان کا کیا قصور ہے؟ کوئی بات نہیں سن رہا، کہتے ہیں ہڑتال ہے ہڑتال ہے. ہم نے 5 دن ہو گئے نا، ہم نے ٹیسٹ بھی کروانا ہے تو ہم نے کار بھی جانا ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں باہر ہیں. ابھی آپ کو براہ راست سے چلتے ہیں جہاں پر میئر کراچی مرتضی وہاب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ میئر کراچی مرتضی وہاب اس وقت کراچی میں موجود ہیں. وہاں پر میڈیا سے بات چیت کی جا رہی ہے. کوشچن آنسر کا سیشن بھی اس کے بعد کیا جائے گا. ابھی آپ کو ایک بریک پر لیے چلتے ہیں، اس کے بعد واپس آئیں گے. میئر کراچی مرتضی وہاب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. 2 اجلاس میں پہلے اچھی تھی، ابھی خراب ہو گئی، اس کے حوالے سے کیا؟ یہ تو آپ جماعت اسلامی سے پوچھ رہے. میں نے جتنی باتیں کی ہیں آپ سیف صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. میں غلط بیانی پر بلیو نہیں کرتا. میں آن ریکارڈ آن اوتھ کہہ سکتا ہوں. میں نے کوئی اس کے اندر لگی لپٹی بات نہیں رکھی. جو باتیں تھیں آپ کو بتا دی. سیف صاحب سے پوچھ لے. مجھے سچی بات ہے، اتنے اچھے ماحول میں مجھے حیرت ہوئی جب میں نے اگلے دن، اس دن پہلے پریس کانفرنس کچھ ٹی وی چینلز پہ چلی اور بعد میں اگلے دن جب اخبار کی رپورٹنگ دیکھی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں نے کہا میں تو ایسی کوئی چیز کی نہیں. تو ان کو خود اپنے رویے کو اب دیکھنا ہوگا. اس طریقے سے تو معاملات کو آپ حل نہیں کر سکتے. میں چاہتا ہوں نیک نیتی کے ساتھ، سلمان چاہتا ہے نیک نیتی کے ساتھ کہ معاملات طے پائیں، چیزیں اچھی طریقے سے ہوں. آپ اپوزیشن کا کردار ادا کریں، ہم حکومت کا کردار ادا کریں گے اور شہری پھر فیصلہ کر لیں گے. یہ بتائیں کہ جب آپ کی ملاقات ہو چکی تھی اور تمام تفصیلات آپ نے ان کو بتا دی تو آخر وجہ کیا بنی جو آج اجلاس میں اتنا انہوں نے ہنگامہ آرائی کی؟ مگر اگر لیکن دوسرے یہ بھی بتا دیں کہ ابھی آپ نے کہا کہ جماعت اسلامی کے بہت سے یو سی چیئرمین آپ کے ساتھ رابطے میں، تو ان لوگ کے بھی تھوڑے نام بتا دیں. دیکھیں میں شہر کا میئر ہوں. میرے لیے ایک یو سی چیئرمین قابل احترام ہے. ایک یو سی چیئرمین مجھ سے جو شخص کہتا ہے کام کا، میں پرواہ نہیں کرتا اس کی. میں کام کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، آپ جائیے، بلکہ تصویر آپ چاہیں گے آپ کو مل جائیں گی کہ لیاقت آباد ٹاؤن پہ میئر کراچی کے نام کو کاٹ کے لیاقت آباد ٹاؤن کے چیئرمین کا نام لکھا گیا تھا. میں آپ کو تصویر شیئر کر لوں گا. لیکن میں نے تمام اختیارات کے باوجود، ڈکٹیٹر ہوں میں تو یار، میں نے اس کو ختم نہیں کیا. میں تو آج بھی ان کو کہتا، میں نے کہا آؤ یار بات کرو. آج بھی جب 4 بجے میں آیا، سیف صاحب بات کرتے ہو، اپوزیشن لیڈر صاحب، اگر قاضی صدرالدین صاحب کو بات کرنی تھی بات کرتے. دیکھیں نا کتنی بڑی غلط بیانی انہوں نے کی کہ ہماری ایک بھی سفارش کو نہیں مانا گیا. جمعے کو پریس کانفرنس کی اور ہفتے کو ہر اخبار میں وہ چھپی. شاہد بھائی آپ کے اخبار میں بھی چھپی ہے، طاہر صاحب آپ کے اخبار میں بھی چھپی ہے.
मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए बात करें, लाहौर में शदीद गर्मी में बिजली की गैर एलानिया बंदिश का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसफार्मर जलने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस घंटों बिजली बंद रहना मामूल बन गया है। बात करते हैं शाहिद हनीफ से। शाहिद हनीफ, बताइएगा इस हवाले से क्या कहा जाता है? जी, शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। आवाम जो है वो ख्वार हो गए हैं। जिस कदर गर्मी जो है बढ़ रही है, ट्रांसफार्मर के जलने का भी जो है वो ख़राब होने का भी सिलसिला बड़ी तेज़ी से जारी है। किसी भी जो है इलाके में ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाए तो 8 से 10 घंटे भी लोड शेडिंग का सामना आवाम को करना पड़ रहा है। और रात के पहर में भी जब बिजली जाती है तो गर्मी की शिद्दत के बायस आवाम को जो है मज़ीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लेस्को की जो तलब है बिजली की वो जो है वो 3500 मेगावाट है, जबकि NPCC की जानिब से लेस्को को 3400 मेगावाट जो है वो बिजली फ्राहम की जा रही है। इसके अलावा जो है 100 मेगावाट जो है वो शॉर्टफॉल का सामना है लेस्को को। तो शहरियों की तरफ से गुस्से का इजहार किया जा रहा है। लोड शेडिंग पर मुकम्मल तौर पे जो है काबू नहीं पाया जा सका। देही इलाकों में ज़्यादा जो है लोड शेडिंग हो रही है। तो जो है जून के महीने में लेस्को का अमला जो है रिकवरी करने में मसरूफ़ है, जबकि ट्रांसफार्मर शदीद गर्मी के बायस जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर जो है रोज़ाना की बुनियाद पर जो है दर्जनों ख़राब हो रहे हैं, जिसके बायस शदीद जो है मुश्किलात का सामना आवाम को करना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोयटा शहर और नवाही इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा हो गया। शहरी इलाकों में 10 घंटे और नवाही इलाकों में 14 घंटे लोड शेडिंग जारी है। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद हनीफ बाज़ई से जानते हैं। हनीफ बाज़ई, बताएगा बिजली की लोड शेडिंग कोयटा में भी जारी है, क्या कहते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, कोयटा शहर समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत जो है वो बरकरार है। दूसरी जानिब कोयटा शहर समेत कोयटा के नवाई इलाकों में बिजली लोड शेडिंग का तवील सिलसिला जो है वो भी जारी है, जिसके बायस शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। अगर बिजली लोड शेडिंग की बात की जाए तो कोयटा शहर में बिजली लोड शेडिंग जो है वो 10 घंटे तक जा पहुंची। इसी के साथ नवाई इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना है। अगर घरेलू सार्फिन के साथ साथ कारोबारी हज़रात भी जो है वो हमें काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। इस वक्त एक कारोबारी शख्स मेरे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी सर, क्या कहेंगे, बिजली लोड शेडिंग कितनी और कारोबार कितना मुतासिर हुआ है? जी सर, यहाँ कोयटा में सबसे बड़ा मसला जो है ना अभी गर्मियों में लोड शेडिंग का ना होना है। या हम लोगों का कारोबार बहुत मुतासर हुआ है, ना होने के बराबर है। हम लोग मुश्किल से अपना किराया भी पूरा नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना का कहना है कि बिजली की वजह से उनका कारोबार जो है वो काफ़ी मुतासिर हुआ है और वह जो है वो दुकान का किराया भी जो है वो वक्त नहीं दे पा रहा है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सख्त गर्मी में बिजली लोड शेडिंग का जो दौरानिया है उसे कम से कम किया जाए ताकि उनके परेशानियों में कमी आ सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नेपरा ने बिजली का इस्तेमाल करने वाली तमाम सनतों पर आपको बताएं कि MDI चार्जेस 3 गुना बढ़ाने की तजवीज़ वज़ीर-ए-आज़म हाउस भिजवा दी है। तजवीज़ मंजूर होने की सूरत में दीगर अशिया महंगे होने के साथ आटे की फ़ी किलो कीमत में 4 रुपये से 7.5 रुपये इजाफे का इम्कान है। और MDI चार्जेस हैं क्या और इसका आटे की कीमत पर कैसे असर होगा, ये हम जानते हैं अशरफ मेहताब से। अशरफ मेहताब, बताइएगा इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं, किस तरीके से चार्जेस बढ़ेंगे और इसका आटे पर कैसे इम्पैक्ट होगा? जी नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि बजट आ चुका है और कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। अब आज या कल इसकी मंजूरी दे दी जाएगी। बजट के अंदर कुछ सेक्टर को रिलीफ भी दिया गया है, लेकिन ज़्यादातर सेक्टर जो है उनको अगर एक हाथ से रिलीफ दिया गया है तो दूसरे हाथ से वो रिलीफ वापस ले लेगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा उसके ऊपर बोझ बढ़ गया। मैं इस वक्त पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के मरकज़ी चेयरमैन आसिम रज़ा साहब के साथ मौजूद हूँ। इनका यहाँ पे रीजनल ऑफिस है, उसके अंदर मौजूद है। इनसे बात करते हैं इस हवाले से। देखें, ये फिक्स चार्जेस हैं। लाइक अगर किसी के पास 500 kW का लोड सेंक्शनड है तो उससे पहले जो था वो 500 रुपया था। दैट मीन्स कि अगर फुल लोड पे चले 500 के ऊपर तो वो 2.5 लाख रुपया मैक्सिमम, चाहे वो एक दिन चले, वो 2.5 लाख रुपया चार्ज हो जाते थे। अब प्रपोजल जो सी है नेपरा को जो गई हुई है वो है 2000 रुपये की। अब 2000 रुपया अगर मंजूर हो जाता है और पहले 1 जुलाई से इसका अमल दरामद हो जाए तो ये 2,50,000 के बजाय 10 लाख रुपया फिक्स आ गया। जी नाज़रीन, बात आपने सुन ली। उन्होंने साफ कह दिया है कि 100 रुपया जो है 20 किलो आटे का थैला जो उसके ऊपर इजाफी लगा दिए जाएंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे तो 5 रुपये पर kg कीमत में इजाफा होगा। और खाने पीने की अशिया जो है जो उसके पेट से तल्लुक़ रखती हैं, जो कि हर बंदे की ज़रूरत है, उस पर इजाफी पैसे ना देने पड़े। जी अशरफ मेहता, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं।
वेलकम बैक। पंजाब में कुल 16.68 मिलियन हेक्टेयर रकबा काश्तकारी के लिए इस्तेमाल होता है। पंजाब में ज़्यादा काश्त होने वाली फसलें गंदम, धान और कमात की हैं। रवां बरस पंजाब हुकूमत की जानिब से किसानों से गंदम ना खरीदने से किसानों को तकरीबन 700 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ है। अरबों रुपए के नुकसान की वजह महंगी खाद भी है। बात कर लेते हैं उसामा जहांगीर से, न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे लाहौर से। उसामा जहांगीर, बताइएगा इतना नुकसान होने की वजह क्या है और महंगी खाद बिकने की वजह? जी बिल्कुल, पंजाब में कुल 16.68 मिलियन हेक्टेयर रकबे पर काश्तकारी के लिए इस्तेमाल होता है। पंजाब में ज़्यादा काश्त होने वाली फसलें गंदम, धान और कमार हैं। रवां वर्ष पंजाब हुकूमत की जानिब से किसानों से गंदम ना खरीदने की वजह से पंजाब भर के किसानों को तकरीबन 700 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ है। नुकसान की वजह जो है कि महंगे दामों खाद खरीदना, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट का ये वादा था कि हम किसानों को गंदम जो खाद है वो सस्ती प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो सिर्फ दावे तक ही बात महदूद रही। किसान जो है कि 2500 रुपए की बोरी 7,000, 10,000 अता के 12,000 रुपए तक खरीदते रहे, जिसकी बदौलत किसानों को फी मन गंदम पे लागत तकरीबन 4,000 रुपए की आई है। तखमीने के मुताबिक सिर्फ भावलपुर के छोटे बड़े किसानों को 140 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने बाहर से गंदम मंगवाई थी और पाकिस्तानी जो किसान है उनसे गंदम खरीदने से मना कर दिया था। इसी के साथ साथ गुजरांवाला डिवीजन के किसानों को तकरीबन 100 अरब रुपए, रावलपिंडी डिवीजन 44 अरब रुपए, सरगोदा डिवीजन 60 अरब रुपए। ठीक है उसामा जहांगीर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें अपडेट किया। यहाँ पर न्यूज़ अपडेट्स शामिल करेंगे। ये काम and provincial heads of Pakistan, provincial ministers, chief secretaries, federal ministers, deputy prime minister, and it's such a pleasure, Mr. Gates, to meet you again after we met in Riyadh, and we had a wonderful discussion over there. Your contribution towards suffering humanity can't be measured in terms of your personal efforts, in terms of your valuable contribution financially and otherwise. And Pakistan, as one of those beneficiaries of your benevolence, particularly in the field of eradication of polio and of course other allied health areas, whether it's malnutrition, mother and child health care, and of course women's empowerment and so on. Nutrition, mother and child health care, and of course women's empowerment and so on and so forth. Fortunately, we were almost close to wiping out polio from the face of Pakistan, but then suddenly, unfortunately, things took a negative turn, and it has again come back in certain parts of Pakistan. But that does not mean that we have failed in our efforts. I can assure you that the federal government, along with all the provincial governments, are completely resolved to beat this menace and beat it forever, and it will not then be allowed to enter the frontiers of Pakistan. Easier said than done, but if we were close to victory, why can't we back to that point again? I know I just got, ladies and gentlemen, these sheets from Mr. Gates. It shows Pakistan in 2022 and Pakistan in 2024 in terms of polio hit area. And then there's another slide, $800 million in a cumulative impact. Pakistan polio eradication investment in the last 3 years, 2022, $240 million, 2023, $263 million, 2024, $297 million. Polio investment has been greater than revenue from Pakistan fruit crop export over the last 2 years, and that's a fact. And 30% contribution come from Bill Gates Foundation. Saudi Arabia has chipped in a big way, and they have made a pledge. When we were there in Saudi Arabia, on the sidelines of World Economic Forum, they committed $500 million over the next 5 years. But that does not mean that this opportunity will be there forever.
if we are not able to show children their lives, make them healthier, so if we don't act and act swiftly, then, ladies and gentlemen, this opportunity, God forbid, can be lost forever. To say, Mr. Gates, that we are completely resolved. This is a newly elected government in Islamabad and in the 4 provinces of Pakistan, and we shall spare no effort to control this menace, come what may. Of course, security is an issue, I agree. And just day before yesterday, we had a holistic security conference here in this room, where all provinces were present, so the presence of their chief ministers and the IG police, chief secretaries, and of course chief army staff. And we had a very lengthy discussion as to how to counter this resurging threat of terrorism, and of course other relevant security issues. Unfortunately, people crossing the border, some of them carried this virus, and we have to deal with this problem. We have to deal with this factor, and most effectively. That said, we have undertaken 5 polio campaigns in the last 6 months, and 2 nationwide campaigns. Dr. Mukhtar Bharat, he is our coordinator on health. Along with his team, he will be working with the provinces very closely, and of course we will produce results in coming weeks and months, inshallah. I was very happy to meet Chris immediately after we arrived from Saudi Arabia, and we had a wonderful discussion. And Madam Manita is a great human resource. She is doing a great job for this country. I think gender is a very important area, and her contributions are highly applauded. There are other areas of our mutual cooperation, and the latest has been digitization. I cannot thank you enough for your very speedy response. Karan Das is one of your subsidiary here in Pakistan, and Waqasul Hassan, Chief Executive Officer, and then he sought your permission, and within weeks we got a world-class consultant to completely digitize Federal Board of Revenue. I thank you very much for your very speedy cooperation, and this will bring huge dividends to Pakistan's economy. And similarly, I think this digitalization is the tool which is being used today around the globe. And if we can seek your advice and your suggestion in this behalf, how to completely digitize our education, our health. In the end, Bill Gates, I'd like to reassure you of our iron resolve to put in all resources most sincerely and seriously to meet this challenge, and I will hold regular stock takes with the provinces, probably every 2 months or 3 months, and sometime I'll bother you to join us through Zoom. Great. And that would be something very helpful. And I can assure you on behalf of my colleagues here, my federal provincial ministers and provincial chief secretaries and health department officials, federal and provincial, that we will live up to your expectations and to the people of Pakistan. Thank you very much. Great. Yeah. We did a fantastic job. We need to take all the good work we've done in the past and do it in all these areas and a little bit better, particularly in South KP for this next 6 months, to create the positive momentum with the donors. You know, I know it's possible. We all have to prioritize this. You know, I'm committed that it's my top priority because it's so important. You know, as the Prime Minister mentioned, we're also committed to Pakistan in ways beyond polio, including the overall health system, you know, routine immunization, maternal health, nutrition, and this fantastic digitization project, which is being prioritized and making good progress with many
many benefits. So, today's chance to rededicate ourselves to polio, and so we have in 6 months progress to show the other donors, and these polio efforts will continue if we're successful for the next 2.5 to 3 years, just to make sure we're absolutely thorough, if we can show the progress that allows the program to remain funded. So, in a sense, you can say it's an emergency, but an emergency that calls on us for our best work. I couldn't be happy with the discussion that the आपको बताएं, इस्लामाबाद में पोलियो खात्मे के लिए टास्क फोर्स इजलास में बिल गेट्स भी मौजूद हैं और वो गुफ्तगू कर रहे थे। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से गुफ्तगू की जा रही थी। पोलियो के हवाले से उनकी जानिब से कहा गया कि पोलियो के खात्मे के लिए हर मुमकिन काम किया जाएगा। इसके अलावा इजलास में बिल गेट्स फाउंडेशन के चेयरमैन मौजूद हैं और साथ में पोलियो के हवाले से कहा जा रहा था कि इकदाम किए जाएंगे जिससे पाकिस्तान का हर बच्चा महफूज रह सके। और पोलियो की टीमें मुतहरिक हो चुकी हैं, जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले और हर शहर में जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रही हैं। और मज़ीद ये भी कहा गया कि जो पेरेंट्स हैं, जो वालिदैन हैं, उनसे यहाँ पर ये भी कहा गया कि अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे ज़रूर पिलवाएं। पाकिस्तान नामा से अब तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।